ओके सो अब आपकी स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम बात कर रहे थे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व की। तो ये क्वेश्चन है आपका, एक सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा है कि पी क्यू आर एस ये वाला पार्ट है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट जो दिख रहा है दैट इज द पी क्यू आर एस। यहाँ पर एक पॉइंट है जो ये वाला है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। साथ ही और कुछ पॉइंट्स भी हैं जैसे टी है और यू है। तो आपको इनको मिलाना है, आपको मैच करना है इनसे, अपर यील्ड पॉइंट से, अल्टीमेट से, प्रोपोर्शनल लिमिट से, इलास्टिक लिमिट, लोअर यील्ड पॉइंट एंड फेलियर से, ठीक है। तो आप इन्हें पी क्यू आर एस को यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मान सकते हैं और यहाँ पर इन चीज़ों को मिलाना है। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन पहले कर रहे हो मेरे से, ठीक है। पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। चलिए फिर इसको डिस्कशन कर लेते हैं। तो डिस्कशन में सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि जो मेरे पास P है, जैसे हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखा था यहाँ पर, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने बात की थी अच्छे से, आपको याद भी होगा कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में सबसे नीचे वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट। देन हम बात करते हैं इलास्टिक लिमिट की, देन हम बात करते हैं अपर यील्ड की, देन लोअर यील्ड की, देन यहां पर ये ई पॉइंट होता है जो कि यील्डिंग को लास्ट पॉइंट को दिखा रहा होता है। साथ ही ये होता है अल्टीमेट, ये होता है फ्रैक्चर। देखो मैंने आपसे कहा ना क्वेश्चन आपके इसी तरह से आते हैं। आपने अगर बेसिक चीजों को समझ लिया है, स्ट्रेन हार्डनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में क्या होता है यार, देखो अब सिंपल सी बात है, जो मैं आपको ऐसे समझा देता हूं उसमें आपका आईक्यू खुद का यूज होना भी चाहिए। अगर मैं स्ट्रेन हार्डनिंग पूछता हूं तो स्ट्रेन हार्डनिंग में आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि स्ट्रेस बढ़ रही है, स्ट्रेन भी बढ़ रही है। क्वेश्चन ये आ जाएगा बस कि सर जी ये बताइए स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर दोनों बढ़ रहे हैं आफ्टर प्लास्टिक, आफ्टर यील्डिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ रहे हैं, तो वो कौन सा रीजन है मेरा, स्ट्रेन हार्डनिंग। या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ती है स्ट्रेन बढ़ती है, या फिर स्ट्रेस घटती है स्ट्रेन बढ़ती है, क्या होता है। तो वो आपको सीधा इस ग्राफ में दिख रहा है, नेकिंग रीजन में क्या हो रहा है। और ये सारा का सारा ग्राफ किसका है, एक चीज और पॉइंट आप इंपॉर्टेंट यहां पर नोट करेंगे, दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दिस इज नॉट द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। दिस इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और थ्योरेटिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर कुछ अजम्पशन माने हुए थे और उन अजम्पशन से ही हम उस पूरे डायग्राम को बना के चले थे, जिसमें हमने अजम्पशन माना था ओरिजिनल एरिया कांस्टेंट मानते हुए, ओरिजिनल लेंथ स्टार्टिंग लेंथ मानते हुए, ठीक है। तो ये चीजें हमने बात की थी। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन का सीधा आंसर हो जाएगा क्या कि जो P है वो तो हमारा है प्रोपोर्शनल लिमिट, ढूंढिएगा प्रोपोर्शनल लिमिट, ये रहा, ठीक है। Q जो है वो हमारा इलास्टिक लिमिट है, तो Q हमारा इलास्टिक लिमिट। देन R की बात करें तो अपर यील्ड पॉइंट ये दिख रहा है। देन S हमारे लिए क्या हो जाएगा, लोअर यील्ड पॉइंट ये दिख रहा है। देन हमारे पास T क्या हो जाएगा, बेसिकली अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अभी मैं आपको स्ट्रेंथ के बारे में समझाऊंगा अच्छे से, ये अल्टीमेट पॉइंट है बेसिकली। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फेलियर इज दी, जो हमारे पास, सॉरी दिस इज द T, दिस इज द T, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, T हमारा हो जाएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड U हो जाएगा हमारा फेलियर। तो आप जब इसको मैच करेंगे तो आपको दिख रहा होगा C इज द राइट आंसर, 3 4 1 5 2 6, ठीक है। 3 4 1 5 2 6, 1 5 2 6, ओके। सो यहां से आपने ये आंसर निकाल लिया होगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हुक्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सीधा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। कंटेंट हमारा आगे है हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जो सिविल स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो भी आप समझिएगा कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी के ही नाम से जानी जाती है, सिविल प्रॉपर्टी के नाम से नहीं जानी जाती है, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सभी आपको पता होनी चाहिए एज ए सिविल स्टूडेंट भी, ठीक है, सभी को पता होनी चाहिए। तो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मैलेबिलिटी, हार्डनेस, ठीक है, ये मैंने अलग अलग कलर से भी यूज किया हुआ है क्योंकि यहां पर ये सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। एक जैसी इन द सेंस आपको यहां पर सेंस को एक जैसा लेते हुए चलना है। हार्डनेस का सेंस थोड़ा सा इनसे अलग हो जाएगा। रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का सेंस एक है, ठीक है। टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस का सेंस एक है। उसके बाद स्ट्रेंथ कुछ अलग, फटीग कुछ अलग, क्रीप कुछ अलग। इन सारी चीजों को हम समझेंगे इंडिविजुअली 1 बाय 1 करके, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको वेरियस एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इस पार्ट की तरफ, दैट इज द इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ब्रिटलनेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है,
इलास्टिसिटी क्या है उसको समझिएगा। एक सिंपल फिगर से हम लेके चल रहे हैं इस चीज को, एक सिंपल फिगर से लेके चल रहे हैं। इलास्टिसिटी, आपके पास मान लीजिए मैंने एक छोटा सा ये एक सिलेंड्रिकल बार मैंने ऐसे लगा रखा है, पीछे से इसे बैक से हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि इस पर भाई पी फोर्स लगाओ, कैसा, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। आप क्या कहोगे, इलास्टिसिटी मैंने वैसे भी थोड़ा आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर आप इसको कहेंगे तो आप कहेंगे कि सर इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, मान लेते हैं इसका डिफॉर्मेशन कुछ ऐसे आ गया, मान लेते हैं इसका डिफॉर्मेशन कुछ ऐसे आ गया, पी फोर्स यहां पर P की वैल्यू पर पहुंच चुका है, ठीक है। तो 0 से P तक हमने फोर्स बढ़ाया, ग्रेजुअली अप्लाइड है, 0 से P तक फोर्स बढ़ाया। भाई एक बात बताइए आप, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ अब ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है। सबसे पहले 0 लगाना है, यहां पर मैं P लगा देता हूं, बट इसका मतलब क्या है कि उसके मैग्नीट्यूड शुरू में 0 है। 0 से जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा डिफॉर्मेशन वैसे वैसे बढ़ेगा, जितना आप मैक्सिमम फोर्स लगाओगे उसी हिसाब से डिफॉर्मेशन होगा। अगर ये 50 न्यूटन में इतना आता है तो 100 न्यूटन में और आगे होगा, 100 न्यूटन में और आगे होगा, 150 न्यूटन में और आगे होगा। तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक P लेके चल रहा हूं, जो आपकी मर्जी है कितना भी लगा लो। बात समझ में आ रही है ना। बस मेन चीज क्या होती है, कितना भी लगाने से रिलेट करता हूं मैं अपनी प्रॉपर्टीज को। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरी इलास्टिक लिमिट के अंदर है, ये मटेरियल मेरा इलास्टिक लिमिट के अंदर है, मतलब अगर मैं ये फोर्स हटाता हूं तो ये अपने आप को रिगेन कर लेता है। यहीं से ये जो वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी में, वो हमारा वर्ड होता है रीगेन, रीगेन, ठीक है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या है, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी की बात हो रही है, इलास्टिसिटी, ठीक है। किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से मटेरियल अपनी डिफॉर्म्ड अवस्था को, डिफॉर्म्ड मतलब कुछ फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वो डिफॉर्म हो चुका है, डिफॉर्म्ड अवस्था को पुरानी अवस्था में रीगेन करने की कोशिश करता है, दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी। आपको यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, सिंपल वर्डिंग में डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो यहां पर डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने की, जो रिगेन करने की टेंडेंसी है, रिगेन करने की टेंडेंसी, ठीक है। रजिस्ट का सेंस यहां पर आप रिगेन से रखो फिलहाल नॉर्मली, ठीक है। तो रिगेन करने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं यहां पर, इलास्टिसिटी, ठीक है, सिंपल इलास्टिसिटी। अब यार रिगेन करना कैसे, अब इलास्टिसिटी क्या, इलास्टिसिटी मटेरियल में सिर्फ और सिर्फ लेंथ वाइज नहीं होती, गलती मत करना यहां पर, इलास्टिसिटी मटेरियल में लेंथ वाइज ही नहीं होती, इलास्टिसिटी मटेरियल में शेप वाइज भी है, इलास्टिसिटी मटेरियल में वॉल्यूम वाइज भी है, ठीक है। कि अगर उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम को भी रिगेन कर रही है, एरिया चेंज हो रहा है तो एरिया को भी रिगेन कर रही है, ठीक है। लेंथ चेंज हो रही है तो लेंथ को भी रिगेन कर रही है। ये चीजें एडिटिव है जो मैं आपको बता रहा हूं, पता लगा लेंथ में ही सोच के चलो, ठीक है, इलास्टिसिटी, ठीक है। हाँ, जो प्रॉपर्टी मेरी, अब यहां पर समझिएगा, इलास्टिसिटी तो ये चीज है। अब इलास्टिसिटी में अगर मेरा लेंथ वाइज मटेरियल अपने आप को लेंथ वाइज रिगेन करता है, लेंथ वाइज रजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन का, लेंथ वाइज, उसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेंथ वाइज जो अपने आप को रजिस्ट कर रहा है, रजिस्ट करना मतलब फोर्स लगा देना, तो उसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जनरली हम इलास्टिसिटी को यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिखा देते हैं, बट दोनों को दिखाते हुए जो हमने कंडीशन मान ली उस पर ध्यान दो। कंडीशन हमने ये मान ली कि वो लेंथ वाइज अगर रिगेन कर रहा है तो वहां पर ई काम कर रहा होगा, वहां पर ई काम कर रहा होगा। अगर वो शेप वाइज काम कर रहा है तो वहां पर जी काम कर रहा होगा। अगर वो वॉल्यूम वाइज अपने आप को रिगेन कर रहा है तो वहां पर के काम कर रहा होगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा। अभी बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड जो इलास्टिक मॉडुलस होते हैं उनके बारे में हम फर्दर चैप्टर 2 में बातें करेंगे, ठीक है। बट यहां पर आप इलास्टिसिटी को समझो। इलास्टिसिटी इन द सेंस क्या हुआ, सिंपल सा, किसी भी बॉडी को अगर आप डिफॉर्म कर रहे हो और उस बॉडी की अपनी वो रिगेन करने की कैपेसिटी जिसकी वजह से अपने आप को वो पुरानी अवस्था में लाने की कोशिश कर रही है, सिंपली कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ये सिंपल वाली बात हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द प्लास्टिसिटी। रिगेन वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी क्या, प्लास्टिसिटी जो हमारी परमानेंट डिफॉर्मेशन या अपने आप को रिगेन करने की कैपेसिटी में मटेरियल का ना जाना, मतलब रिगेन इन द सेंस, सोचना जरा, एक बहुत ही इमेजिनरी एक वर्ड सोचो। वर्ड इन द सेंस आप ऐसे सोचिएगा कि आपको मैंने डिफॉर्म किया, अब डिफॉर्म कर रहा हूं तो एक फोर्स लगा हुआ है,
एक फोर्स लगा हुआ है। हमने बात की थी लास्ट वीडियो में भी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी ही हमारे लिए सबसे बड़ा की पॉइंट होता है। किसी भी सब्जेक्ट को, साइंस को समझने के लिए स्टेबिलिटी हमारा की पॉइंट है, याद रखिएगा। तो स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो किसी मटेरियल को मैंने अगर एक इस सिचुएशन में पहुंचा दिया, किस सिचुएशन में, कि वहां पर मॉलिक्यूल्स के जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, ठीक है, जो ये बॉन्डिंग इनके बीच में बन रही है, क्या हो रहा है कि मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स इतना ज्यादा लगा चुका हूं, मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स इतना ज्यादा लगा चुका हूं कि जो उसकी टेंडेंसी इसको वापस लेके आने की थी ना, जो इसकी टेंडेंसी इसको वापस लेके आने की थी, अब क्या हो चुका है, बॉन्डिंग इस तरह से रीअरेंज हो चुकी है, बॉन्डिंग इस तरह से रीअरेंज हो चुकी है कि वो बॉन्डिंग ये चाहती है अब कि मैं उसी अवस्था में रहूं जिस अवस्था में फोर्स ने मुझे पहुंचाया। समझो, फिर से स्टेबिलिटी की ही बात की जा रही है। तो अब जो न्यू अवस्था उसकी आ रही है, जो न्यू पोजीशन उसकी आ रही है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूज फोर्स उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, तो उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो ह्यूज फोर्स आपने लगा दी, उस फोर्स के हिसाब से ही उसने अपने मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद वही पर्टिकुलर मटेरियल अब ये चाहता है कि वो उसी अवस्था में रहे, उसी पोजीशन में रहे। वही प्रॉपर्टी मेरी क्या कहलाती है, प्लास्टिसिटी। वही प्रॉपर्टी मेरी कहलाती है प्लास्टिसिटी। मतलब प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल जो इन विच इट अंडरगोज इनइलास्टिक स्ट्रेन। इनइलास्टिक मतलब अपने आप को फिर से रीगेन नहीं करना उसकी पुरानी वाली अवस्था में, बट हां जो न्यू अवस्था उसने अचीव की है उसमें ही बने रहना। तो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अभी भी लग रहा है, उल्टा मत समझना इस चीज को, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अभी भी लग रहा है, क्योंकि अब उसकी न्यू पोजीशन आ चुकी है एटॉमिक बॉन्ड्स को रीअरेंज करने के बाद। उम्मीद है समझ में आ रखा होगा, ठीक है। तो ये जो चीज है आपकी इलास्टिसिटी एक है, तो प्लास्टिसिटी दूसरी चीज है। दोनों में एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट सेंस है। एक चीज वो है जो कि अपने आप को पुरानी ओरिजिनल अवस्था में लेके जाना चाह रही है, एक चीज वो है जो कि एक न्यू अवस्था आ रही है जब हमने रीअरेंज कर चुके हैं फोर्सेस को, फोर्सेस ज्यादा लग चुके थे, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हो चुके हैं, क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंजेस हो चुके हैं। वहां पर हमारे अंदर क्या होगा, एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाएगी जिस प्रॉपर्टी से हम अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी उसमें नहीं जाना चाहेंगे, जो हमने न्यू पोजीशन अचीव कर लिया हम उसमें रहना चाहेंगे। दैट इज कॉल्ड एज द सिंपली प्लास्टिसिटी। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, सिंपल वर्डिंग में मैंने समझाया आपको, ठीक है। रिकॉल करो, कोई डाउट रहता है तो देखो, ठीक है। अब देखिएगा इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी के लिए मैंने एक फिगर और बनाया हुआ था, इसकी बात अभी आराम से करेंगे। पहले हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस को, ठीक है। इन दोनों से रिलेटेड, इन चारों से रिलेटेड हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर उसको देखेंगे भी, ठीक है। अब डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी क्या, ब्रिटलनेस क्या, इन दोनों में हमारे लिए एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी में कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट था, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इन दोनों में जो हम डेफिनेशन देते हैं वो किसके बेसिस पर देते हैं, रीगेन के बेसिस पर। जबकि डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस में हम डेफिनेशन देते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन के बेसिस पर, परमानेंट डिफॉर्मेशन के बेसिस पर। अब आप कहोगे क्या परमानेंट डिफॉर्मेशन भी तो हमारा रीगेन करने की सेंस वगैरह कोई दिखाता है? बिल्कुल, डेफिनेशन की बात हो रही है यहां पर। डेफिनेशंस जो हम यूज करते हैं, जैसे कि अगर डक्टिलिटी की बात करूं तो डक्टिलिटी में अगर हम बात करें तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी ड्रॉन आउट longitudinally to a reduced section under the action of a tensile force। देखिएगा, डक्टिलिटी बेसिकली जो हमारे पास इलास्टिसिटी थी या जो हमारे पास प्लास्टिसिटी थी, उस प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी का ही एक पर्टिकुलर पार्ट है। जैसे कि अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को मैं जो बोलने वाला हूं। जो डक्टाइल मटेरियल हैं, वो डक्टिलिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। अब जो डक्टाइल मटेरियल हैं, उन डक्टाइल मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल क्यों कहा जा रहा है? इंपॉर्टेंट चीज ये है, डक्टाइल मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनमें अपने आप को परमानेंट डिफॉर्मेशन में लेके जाने की कैपेसिटी है। वर्डिंग पर ध्यान दो,
डक्टाइल मटेरियल को डक्टाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन मटेरियल के अंदर अपने आप को परमानेंट डिफॉर्मेशन में लेके जाने की कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, सिनोनिम वर्ड कहां से निकल के आ रहा है, जो अभी समझा था कि मटेरियल मेरा क्या होगा, अगर मटेरियल मेरा डक्टाइल है तो मटेरियल मेरा क्या होना चाहिए, आपने देखो आंसर भी दे दिया, क्या होना चाहिए, प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक में भी तो यही था ना कि अपने आप को वो रीगेन अपनी इनिशियल अवस्था में ना करे, एक पर्टिकुलर न्यू अवस्था में अपने आप को, न्यू पोजीशन में अपने आप को परमानेंटली वहीं पर स्टेबल रखे। तो यहां जो हमारे पास सेंस निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि डक्टाइल मटेरियल हमारा क्या होता है, जो कि अपने आप को परमानेंट डिफॉर्मेशन में रखे। अब जो डक्टाइल मटेरियल है ये तो हो गया परमानेंट डिफॉर्मेशन में रखने का सेंस, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन में रखने का सेंस, उसको हम सीधा प्लास्टिसिटी भी बोल सकते हैं, उसको हम सीधा प्लास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा अभी मैंने प्लास्टिसिटी एंड डक्टिलिटी को दोनों को एक किया, बट डक्टिलिटी उस प्लास्टिसिटी का एक पार्ट है, समझिएगा, डक्टिलिटी उस प्लास्टिसिटी का एक पार्ट है। अगर मैं प्लास्टिसिटी की बात करूं तो प्लास्टिसिटी में हम दो चीजों को परमानेंट डिफॉर्मेशन में अगर रखें तो परमानेंट डिफॉर्मेशन में हम दो चीजों को लेके चल सकते हैं। परमानेंट डिफॉर्मेशन में प्लास्टिसिटी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी। कैसे? अब देखो प्लास्टिसिटी मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन में पहुंच जाना, परमानेंट डिफॉर्मेशन में पहुंच जाना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक पर्टिकुलर बॉडी मेरे पास ये है, मान लीजिए एक बार है मेरे पास सिलेंड्रिकल, इस बार को अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगाऊं, समझिएगा मेरी बात को, अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगाता हूं तो ये टेंसाइल फोर्स के साथ में एक वायर शेप लेने में कोई दिक्कत नहीं करती है, अगर ये मटेरियल ऐसा है तो। अगर ये मटेरियल ऐसा है कि मैं उस पर एक टेंसाइल फोर्स लगाता हूं और इससे एक वायर फॉर्मेशन हमारी आराम से मिलती है, एक वायर फॉर्मेशन इससे मुझे एक आराम से वायर फॉर्मेशन मिलती है, तो इसी प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल बॉडी इस वायर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो रही है और परमानेंट आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड ये परमानेंट इसमें फिक्स हो चुका है, ऐसी शेप लेके ये परमानेंटली स्टेबल है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी, डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल। बट और ये क्या है, प्लास्टिसिटी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि अगर हमने इस पर फोर्स लगाया तो ये अगर अपने आप को रिगेन कर ले, फोर्स हटाओ अपने आप को रिगेन कर लेगी, तो क्या है वो, इलास्टिक है। क्या है वो, इलास्टिक है, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक। वो डक्टाइल है या नहीं है, अब उसके बारे में बात बाद में करेंगे। अभी क्या है, जरा समझिएगा उस चीज को कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक छोटा सा लोहे का पीस है आपका, और उस लोहे के पीस से आपको वायर बनाना है, मान लीजिए 1 किलोमीटर का, एग्जाम्पल के तौर पर 1 किलोमीटर का वायर बनाना है। अब जरा सोचिएगा कि आप अगर उस पीस को, आयरन के पीस को ऐसे खींचते हैं, तो भाई वो ऐसे खींचेगा तो वो तो फिर अपने आप को इलास्टिक के जोन में वापस लेके आ जाएगा ना, जब फोर्स हटाओगे। और जब आप फोर्स इतना ज्यादा लगाओगे तो वो क्या है, एक नॉर्मली प्लेटफॉर्म में है और एक जगह जाके वो फ्रैक्चर हो जाएगा, जैसे हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखा था। तो वो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो ये वाला रीजन है वो क्या 1 किलोमीटर का है क्या? समझो जरा, ये 1 किलोमीटर का रीजन थोड़ी है भाई, ये तो एक पर्टिकुलर रीजन है जिसको हम बेसिकली मान के चलते हैं कि ये हमारे लिए 25% होता है, ये हमारे लिए 25% होता है फेलियर वाला रीजन अपनी इनिशियल लेंथ का। तो अगर इनिशियल लेंथ मेरे पास 100 mm है, तो ये कितने में फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 mm में फेल, ये हो जाएगा 25 mm में फेल। ये चीज भी याद रखिएगा, अगर ये मेरे पास 100 mm है तो 25 mm में फेल हो जाएगा। ये ग्राफ जो है, ये 100 mm अगर ये बनाए तो 25 mm इतना होगा बस। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये ग्राफ मुझे इतना छोटा बनाना पड़ेगा, तो इतना छोटा नहीं बना रखा मैंने, इसमें क्या किया हुआ है, इसको एनलार्ज किया हुआ है। ऐसा अपने माइंड में लेके चलो कि इसको मैंने एनलार्ज किया हुआ है। 100 mm का 25 mm ये वाला पार्ट है छोटा सा, बट ये छोटा सा पार्ट इसमें बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला, इसीलिए मैंने 25 mm को बहुत बड़ा दिखाया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये कोई 1 किलोमीटर वाला रीजन नहीं है, समझ रहे हो ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन वाला। तो इसमें जरा समझिएगा, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम अनिलिंग प्रोसेस करते हैं। वायर को बनाना है तो वायर ड्राइंग करते हैं, वायर ड्राइंग करके फिर उसे अनिल करते हैं, फिर उसके बाद उसे खींचते हैं, फिर उसे ठंडा करते हैं, फिर उसे गर्म करते हैं, फिर उसे खींचते हैं। इस तरह से हमारे पास प्रोसेस बनता है जिससे हम वायर्स बना देते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें इस आयरन पीस में वायर फॉर्मेशन की टेंडेंसी ना होती, वायर फॉर्मेशन की अगर टेंडेंसी ना होती, तो उसी चीज को हम ये बोलते कि ये डक्टाइल नहीं है, ये डक्टाइल नहीं है। तो अगर वायर फॉर्मेशन की इसमें टेंडेंसी है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है इसमें वायर की तरह, ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं कि ये मटेरियल मेरा डक्टाइल है।
उम्मीद है यहां तक क्लियर हो रहा है। डक्टाइल मटेरियल होने का मतलब क्या है कि मटेरियल के अंदर प्लास्टिसिटी है, मटेरियल के अंदर प्लास्टिसिटी है, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल अगर यहां पर ये हमने खींचा और छोड़ा तो ये वापस अपनी अवस्था पर नहीं आ रहा है। अगर ये वापस अपनी अवस्था पर आ रहा है तो जितने भी वायर आप बनाते हो वो कभी बनते ही नहीं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, अपनी वापस अपनी पुरानी अवस्था पर आ जाते हैं जिनसे हमने उसे खींचा था। ठीक है, तो इसीलिए परमानेंट डिफॉर्मेशन होना उसमें जरूरी है। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर आ रहा है तो उसके अंदर प्लास्टिसिटी है। तो डक्टिलिटी भी एक तरह से क्या है, प्लास्टिसिटी का ही पार्ट, जिसमें हम सिर्फ टेंसाइल फोर्स का यूज करते हैं और वायर फॉर्मेशन में उसे कन्वर्ट करते हैं। बात उम्मीद है क्लियर है। तो जैसे ही डक्टाइल वर्ड आएगा सीधा आपके माइंड में क्या आना चाहिए, वायर, वायर फॉर्मेशन। बात क्लियर है, क्लियर, यहां तक की बात हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रिटलनेस पर। ब्रिटलनेस की अगर सेंस को समझा जाए तो ब्रिटलनेस क्या है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कंक्रीट है, ठीक है, कास्ट आयरन है, ठीक है, आपके मन में क्या होता है कि जो ब्रिटल मटेरियल है, जो ब्रिटल मटेरियल है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्रिटल मटेरियल जनरली प्लास्टिक होंगे, ऐसा आप सोचते हैं ना, जैसे प्लास्टिक बोतल होगी उसे भी आप ये सोचते हैं कि वो प्लास्टिक है तो ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। बट यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा कि ये होता है केमिकल नेम। जो हमारे पास थर्मोप्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग्स होती हैं, वो हमारे केमिकल नेम है, ठीक है। जब हम प्लास्टिक एज ए बोतल की बात करते हैं तो उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्मेशन में तो जाएगी नहीं परमानेंट, सीधा वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो जिसे हम जनरली प्लास्टिक बोल देते हैं उसे अगर हम खींचें तो परमानेंट डिफॉर्मेशन जाता नहीं है, वो सीधा क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो वो हमारे मटेरियल कैसे होते हैं, ब्रिटल। और वो ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक होते हैं, प्लास्टिक नहीं होते हैं। याद रखिएगा ग्राफ के हिसाब से। जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा, ब्रिटलनेस क्या है, डक्टिलिटी क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन में जाना। किसकी सेंस में, वायर की सेंस में, ठीक है। जबकि ब्रिटलनेस क्या है, ब्रिटलनेस वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, वो प्रॉपर्टी, ब्रिटलनेस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन में नहीं जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन में नहीं जा रहा है, मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन में नहीं जा रहा है। ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन में नहीं जा रहा है, मतलब उसमें विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन फेलियर हो जा रहा है, उसमें विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन फेलियर हो जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड एक सिनोनिम वर्ड मिल रहा है, बट इससे यह कंफर्म नहीं होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक मटेरियल है वही हमारे ब्रिटल मटेरियल होंगे क्या, ठीक है। यहां से क्या होता है कि मटेरियल इलास्टिक और प्लास्टिक भी हो सकता है, उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि जो इलास्टिक मटेरियल है वो सारे के सारे ब्रिटल मटेरियल ही होते हैं ना। समझिएगा इस चीज को कि यहां से अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि एक हमारे पास ये मटेरियल है, ठीक है, इसको मैंने ब्रिटल बोला, तो ब्रिटल को प्रूफ कैसे करोगे, ब्रिटल मटेरियल को प्रूफ कैसे करोगे, जरा उस कहानी देख लेते हैं। मैंने इस पर ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्स लगाई 0 से लेके P तक, है ना। अब मैं P तक फोर्स लगा रहा था, मैंने धीरे धीरे इस पर फोर्स बढ़ाया, डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं इसमें देखता हूं कि एक पर्टिकुलर फोर्स के बाद, एक पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन के बाद जब मैं फोर्स हटाता हूं तो ये अपनी अवस्था को, पुरानी अवस्था को रिगेन कर लेता है, अच्छी बात है, मतलब ये इलास्टिक है, ठीक है। फिर थोड़ी और फोर्स बढ़ाई, फिर छोड़ा, वापस आ गया, इलास्टिक है। फिर मैंने थोड़ी और फोर्स बढ़ाई, क्या हुआ इसके साथ, टूट गया। क्या हुआ इसके साथ, ये टूट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मटेरियल इलास्टिक था और इलास्टिसिटी के रहते रहते ये फाइनली किसमें हो जाए, सीधा ये ब्रेक हो जाए, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन जरा सा भी ना जाए, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन जरा सा भी ना जाए। और एक इसके सिमिलर मैंने ये फिगर बनाया, मान लीजिए इस फिगर में क्या हुआ, मैं P फोर्स लगा रहा था और P फोर्स मैंने बढ़ाया, छोड़ा, वापस आ गया, P फोर्स बढ़ाया, छोड़ा, वापस आ गया, P फोर्स फिर से बढ़ाया, अब छोड़ता हूं तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन में रह जाता है, ये वापस नहीं आता। इसका मतलब मटेरियल में क्या था, इलास्टिसिटी भी थी, याद रखो इसके अंदर इलास्टिसिटी भी थी, बट इसके अंदर प्लास्टिसिटी भी है। अगर ये वापस नहीं आता है तो आफ्टर अप्लाइंग ए ह्यूज फोर्स ये वापस नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें इलास्टिसिटी भी है, प्लास्टिसिटी भी है। जबकि इस वाले फिगर में क्या था, जो मैंने इसकी कहानी समझाई थी, अगर भूल गए तो फिर से रिमाइंड करो, ठीक है, रिवाइज करो इस चीज को, कि यहां पर अगर मैं एक फोर्स के पर्टिकुलर फोर्स से जहां तक वो इलास्टिक नेचर दिखा रहा था, अपने आप को रिगेन कर रहा था, अगर उस पोजीशन से मैं थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाता हूं तो ये चीज सीधी टूट जाती है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन में नहीं जाती। तो इस सेंस को, जब मटेरियल अपने आप को सीधा ब्रेक कर जाए, जब मटेरियल अपने आप में सीधा फेल हो जाए, उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, सीधी ब्रिटलनेस। उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस होना मटेरियल में, यानी कि मटेरियल मेरा ब्रिटल है। तो अब यहां से एक सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, अब यहां से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको कि जो मेरा ब्रिटल मटेरियल होगा, जो मेरा ब्रिटल मटेरियल होगा, उस ब्रिटल मटेरियल में क्या होना चाहिए, जरा सोचिएगा, इस ब्रिटल मटेरियल में क्या होना चाहिए। ब्रिटल मटेरियल में सीधी सी बात है,
अगर मैं एक ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ लेके गया तो सबसे पहले उसमें सोम तो मुझे वैलिड करनी पड़ेगी, मतलब सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन तो लगाना पड़ेगा। इलास्टिसिटी तो है ना मटेरियल के अंदर, बिल्कुल है, अभी भी समझाता। बट इस पॉइंट के बाद जैसे वो इलास्टिक लिमिट खत्म हुआ, परफेक्टली या आइडियल ब्रिटल मटेरियल की बात करूं, आइडियल ब्रिटल मटेरियल क्या होगा, आइडियल ब्रिटल मटेरियल क्या होगा, इस पॉइंट पर ही ब्रेक हो जाएगा, इस पॉइंट पर ही ब्रेक हो जाएगा। आगे कुछ कहानी ही नहीं चलेगी, आगे कुछ कहानी नहीं चलेगी। और अगर आगे कहानी नहीं जा रही है तो मटेरियल कैसा है, वो मटेरियल कैसा है, इलास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप ब्रिटल मटेरियल पढ़ते हो वो सारे के सारे कैसे होते हैं, आइडियल सेंस में इलास्टिक, ना कि प्लास्टिक। तो आपकी जो थिंकिंग है ना अपने माइंड में कि प्लास्टिक बोतल, ये प्लास्टिक मटेरियल मेरा ब्रिटल है ना, प्लास्टिक मटेरियल हमारे क्या होते हैं, जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो हमारे इलास्टिक होते हैं, वो हमारा केमिकल नेम है, जैसे आप बोलते हो थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्ट, ठीक है। तो यहां पर जो इलास्टिक मटेरियल है वो हमारे होते हैं ब्रिटल मटेरियल, सोम की लैंग्वेज के हिसाब से, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी रियल पर्सपेक्टिव से, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, जहां से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। ध्यान से समझिएगा, ब्रिटल मटेरियल जो रियल होते हैं, ब्रिटल मटेरियल जिनकी हम रियल कॉन्फ़िगरेशन में बात करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं, एज्यूम क्या, कि उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है। ये हमारा क्वेश्चन का सेंस है, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है, कितना, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हम लेके चलते हैं, कितना, मैक्सिमम 5%, मैक्सिमम 5%। तो जो ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम 5% मेरा परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें रखा जाता है। ये मैं मान के चलता हूं कि जो मेरा रियल ग्राफ बनेगा, जो ब्रिटल मटेरियल का रियल ग्राफ होगा वो कैसा हो सकता है, रियल मटेरियल कैसा एक्ट करेंगे, ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं रियल एनवायरनमेंट में, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि भाई इलास्टिक लिमिट तो हो गई, प्रोपोर्शनल लिमिट हो गई, इलास्टिक लिमिट ये थोड़ा सा यहां पर मान लो, उसके बाद जो हमारे पास फ्रैक्चर हो रहा है वो यहां ऐसे हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें थोड़ा बहुत परमानेंट डिफॉर्मेशन भी देखने को मिल जाता है, इसमें थोड़ा बहुत परमानेंट डिफॉर्मेशन भी देखने को मिल जाता है। तो वो कितना हम मान के चल रहे हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन, 5%। तो 5% तक, मतलब ओरिजिनल लेंथ का 5% में अगर मटेरियल फेल हो रहा है, समझ रहे हैं, कि ये मान लीजिए मेरे पास 100 mm की ओरिजिनल लेंथ है, तो 100 mm में अगर वो 5 mm तक डिफॉर्म करने के बावजूद उसमें चाहे थोड़ा परमानेंट हो, ठीक है, प्लास्टिसिटी हो, और साथ ही उसमें इलास्टिसिटी तो अपनी होती है मटेरियल के अंदर, वो सीधा प्लास्टिसिटी से गुजरता नहीं है, पहले इलास्टिसिटी होती है। तो अगर मटेरियल में 5 mm तक अंदर फेल हो रहा है, इसका मतलब ये मटेरियल मेरा क्या है, ब्रिटल है। और अगर मटेरियल 5 mm के बाद भी अपने आप को फेल नहीं होने देता, परमानेंट डिफॉर्मेशन में रखता है अपने बॉडी को, तो वो मटेरियल मेरा क्या है, डक्टाइल है। अगर वायर फॉर्मेशन कर रहा हूं, टेंशन टेस्ट कर रहा हूं, तो टेंशन टेस्ट में अगर ये चीज खींच रही है और ये इजीली अपने आप को परमानेंट डिफॉर्मेशन में लेके आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल। और अगर ये 5 mm तक, यानी कि 5% तक, 5% क्योंकि 100 mm माना था, 5% तक अगर इसमें फेलियर हो जाए तो ये मटेरियल कहलाएगा मेरा ब्रिटल मटेरियल। उम्मीद है ये चीज फाइनल आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। और यहां से हमने ब्रिटल एंड डक्टाइल की भी कहानी कवर कर ली। अब जरा इस फिगर को और देख लीजिएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि मैं इसमें भी थोड़ा सा समझा के चलूंगा आपको। तो यहां पर देखिएगा, अगर मैं यहां पर एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूं पहले, ठीक है, ये एक रेफरेंस ड्रॉ कर लेता हूं, ये रहा, ठीक। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, ये जो पॉइंट है आपके पास, मान लीजिए, एक सेकेंड, ये थोड़ा लाइन यहां पर सीधे रख लीजिएगा इसे, ठीक है। तो यहां पर ये देखिएगा कि अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, ये माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील मेरा क्या होगा, डक्टाइल होगा, ब्रिटल होगा, प्लास्टिक होगा, इलास्टिक होगा। सारी चीजें देख लेते हैं। पहले क्या चीज थी, इलास्टिक, दूसरी क्या थी, प्लास्टिक, तीसरी क्या थी, डक्टाइल, एंड चौथी थी ब्रिटल। हमने टेस्ट किस पर किया था, ये हमने टेस्ट किया था ये टेंशन टेस्ट। ये क्या कहलाता है मेरा, टेंशन टेस्ट। और अगर ये टेंशन टेस्ट कहलाता है, इसका मतलब टेंशन टेस्ट में मटेरियल अगर डिफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब वो वायर फॉर्म में जा रहा है, वो वायर फॉर्म बना रहा है, इसका मतलब डक्टिलिटी की बात हम करेंगे। बट डक्टाइल है या नहीं वो अभी चेक करेंगे, ठीक है। बट ये है कि वायर फॉर्म की बात आ सकती है क्योंकि हम टेंशन टेस्ट ही कर रहे थे। बात क्लियर है? चलो, तो हमारे पास ये एक स्पेसिमेन है एमएस का, माइल्ड स्टील का, 100 mm का है। आपने क्या किया, इसके 25 mm को मतलब मैक्सिमम परसेंटेज, याद रखिएगा, दिस इज द मैक्सिमम परसेंटेज। अगर मैं परसेंटेज में लिखूं, स्ट्रेन में लिखूं, तो 25% पर क्या होता है, ये फेल। 20% इसके लिए अराउंड होती है ये वाली वैल्यू,
20% पर ये अल्टीमेट पर पहुंचता है, ये होती है 20%। ठीक है, अगर 100 mm है तो 20 mm तक ये अल्टीमेट अचीव कर लेगा। ठीक है, मैं अगर यहां की बात करूं तो ये होती है हमारी अराउंड एंड अराउंड 0.12%, सिर्फ 0.12। जो मटेरियल, अगर माइल्ड स्टील की बात करो, माइल्ड स्टील की एक रोड लो और उस रोड में 100 mm की रोड लो और उसको के खींचोगे ना तो सोम सिर्फ और सिर्फ कहां तक चल रहा है, जहां तक मेरा 0.12% है, सॉरी जहां तक मेरा 0.12% है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, जहां तक मेरा 0.12% है सिर्फ और सिर्फ वहीं तक मेरा ये सोम काम कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो ये डिफॉर्मेशन होता है मेरा अराउंड 1.4%, अराउंड 1.4%। तो अब जरा थोड़ी सी ब्यूटी को समझिएगा, 100 mm का जिसमें सोम लगती है, जितना डिफॉर्मेशन होता है वो क्या आपको दिखता है? इसीलिए आप गाते रहते हो कि सर ये डिफॉर्मेबल नहीं है, ये रिजिड बॉडी है। नहीं भाई, इसमें भी 0.12% का डिफॉर्मेशन है और तभी आप इसमें सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन वगैरह लगा भी पा रहे हो। ठीक है, तो सिग्मा अगर 100 mm है तो 100 mm में जरा आप सोच लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ उसका 0.12% ही तो 0.12 mm ही तो हो रहा है। 0.12 mm में पूरी सोम खत्म हो चुकी है। उसके बाद आ चुका है उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन, कैसा वाला? यील्डिंग वाला। कितना? 1.4 mm तक का, 1.4 mm तक का। ये परसेंटेज तो सीधा 100 से कट जाएगा ना, 1.4 mm तक का। और जब इसमें हम बात करेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस की तो अल्टीमेट स्ट्रेस आएगा 20 mm तक पे, 20 mm का डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और 25 mm के डिफॉर्मेशन में इसमें क्या हो चुका होगा? फ्रैक्चर। और 20 से 25 तक जो इसमें चेंज आ रहा होगा वो किसकी वजह से आ रहा होगा? इसकी नेकिंग की वजह से। वो किसकी वजह से आ रहा होगा? इसकी नेकिंग की वजह से। तो उम्मीद है ये सारी की सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी अब। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी परसेंटेज बेसिस पर। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, तो प्लीज ये एग्जाम्पल भी याद रखना। अब आपसे अगर सिंपल सी बात है यार, आपने अगर ये वैल्यूज याद रखी हैं तो क्या मुझे हर एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा आपको? अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो यील्डिंग रीजन होता है भाई ये कितने टाइम्स होता है इसका, तो आप क्या बोलोगे? सीधा 10 गुना के अराउंड होगा ना, 10 से 12 गुना के अराउंड होगा। तो आपको ये चीजें खुद से IQ से बतानी है। सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं बोल पाऊंगा ना एक नॉर्मल सी वीडियो में, तो इसलिए ये सेंस तो आपको समझ के चलना होगा। वैल्यू अगर याद है तो गुना टाइम्स भी आप आराम से निकाल सकते हो। 25 इससे कितना गुना होगा, कितने में रखेगा, वो सारी चीजें आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको IQ के बेसिस पर क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मैंने सारी चीजें समझा दी हैं। अब समझा के कौन सी चीज कहां पर जोड़ना है वो आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर? चलो, तो यहां तक की बात हो गई। अब हम चलते हैं इलास्टिसिटी। तो इसमें हमारे पास एक रीजन हुआ, ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? मेरा इलास्टिक रीजन कहलाएगा या नहीं भाई? जहां तक मेरा इलास्टिसिटी काम कर रहा है, ये जो ग्रीन, ये जो मैंने रेड से दिखा रखा है, जहां तक मेरा इलास्टिक रीजन काम कर रहा है वो मेरा क्या कहलाएगा? इलास्टिसिटी। मतलब जहां तक मेरा सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन काम कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल में वो क्या है? मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट। बट मैंने आपसे क्या बोला था? माइल्ड स्टील में प्रोपोर्शनल एंड इलास्टिक बहुत ही पास होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने क्या ली है? एक ओवरव्यू लिया है। तो ओवरव्यू में मैं इलास्टिक रीजन में सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन को वैलिड मान रहा हूं ऑलमोस्ट वहां तक। क्लियर? उसके बाद यहां से ये वाला रीजन होता है मेरा परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। इसका नाम होता है परफेक्टली प्लास्टिक रीजन या फिर यील्डिंग रीजन। अब बताइएगा जरा, है ना, ये वाला ही पार्ट था ये। ठीक है, अब बताइएगा प्लास्टिसिटी कहां से शुरू हो गई है? इलास्टिसिटी कहां तक थी? इलास्टिसिटी थी यहां तक भाई, इलास्टिसिटी थी यहां तक। इलास्टिसिटी के बाद क्या शुरू हो चुकी है? प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बाद क्या शुरू हो चुकी है? प्लास्टिसिटी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा प्लास्टिसिटी कहां तक काम करेगी? यहां तक। इलास्टिसिटी कहां तक काम कर रही थी? इलास्टिक रीजन में। प्लास्टिसिटी यहां पर काम कर रही है। बात क्लियर हो रही है दोनों चीजों में? अब चलते हैं ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी की तरफ। तो यहां पर मैं इसे डक्टाइल बोलूंगा या ब्रिटल, क्योंकि मटेरियल या तो ब्रिटल होगा या डक्टाइल होगा। उसके अंदर इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी दोनों हो सकती हैं, सिर्फ इलास्टिसिटी हो सकती है, सिर्फ प्लास्टिसिटी कभी नहीं होती। ठीक है, तो याद रखिएगा इलास्टिसिटी हो सकती है सिर्फ, या फिर इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी हो सकती है, या फिर हमारे पास दोनों हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, अब जो ब्रिटल मटेरियल है या डक्टाइल मटेरियल है उसमें जो कंडीशन आएगी वो हमें देखनी है। इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी समझ में आ गया। अब या तो मटेरियल होगा डक्टाइल या मटेरियल हो गया ब्रिटल, दो चीजें होंगी। तो यहां पर बताइएगा मुझे ये डक्टाइल मटेरियल है ब्रिटल मटेरियल है? क्यों? क्योंकि माइल्ड स्टील यहां पर फेल नहीं हो गया। माइल्ड स्टील यहां पर फेल नहीं हो गया, और अगर ये फेल नहीं हो रहा है यहां पर, इसका मतलब ये ब्रिटल तो है नहीं।
कि इसमें अगर हमने फोर्स लगाया छोड़ा, फोर्स लगाया फिर छोड़ा वापस आ गया, फोर्स लगाया फिर छोड़ा वापस आ गया, फोर्स लगाया फिर छोड़ा, तो वो पता लगा फोर्स लगने पर टूट ही गया, वापस आ ही नहीं रहा, ठीक है, वो टूट गया सीधा और परमानेंट डिफॉर्मेशन में नहीं जा रहा। ऐसा क्या माइल्ड स्टील में हो रहा है? नहीं ना, माइल्ड स्टील का तो पूरा ग्राफ यहां तक जा रहा है ना, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन है ना, ठीक है। इन्हीं ग्राफ से तो हम रियल चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो इससे हमें ये पता लग रहा है इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये क्या है मेरा? डक्टाइल। इसका मतलब मुझे क्या बोलना है इसे? मटेरियल में क्या दिख रहा है मुझे? परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो मटेरियल में क्या दिख रही है मुझे? डक्टिलिटी। मटेरियल में क्या दिख रही है मुझे? डक्टिलिटी। कहां पर दिखेगी वो? यहां पर, ठीक है। क्योंकि यहां तक हमें ये नहीं पता कि वो डक्टाइल होगा या ब्रिटल होगा, यहां तक आप नहीं बता सकते इलास्टिक रीजन के अंदर किसी मटेरियल को कि वो डक्टाइल है ब्रिटल है। डक्टाइल एंड ब्रिटल कहां दिखेगा? जब हम परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ चलेंगे। अगर मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर गया तो वो मटेरियल मेरा डक्टाइल है वायर फॉर्मेशन के हिसाब से टेंशन टेस्ट में, और अगर टेंशन टेस्ट में डक्टिलिटी या परमानेंट डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, मटेरियल इलास्टिक के बाद ही टूट जाता है, तो वो मटेरियल मेरा कहलाता है ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल का हमारा ग्राफ जो हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया भी था कि ब्रिटल मटेरियल का यहां पर सीधा ग्राफ हमारा ये होने वाला है। ब्रिटल मटेरियल का हमारे पास सीधा ग्राफ ये होने वाला है कि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन है क्या, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आगे आ रहा है क्या? परमानेंट डिफॉर्मेशन तो इसमें है ही नहीं, और अगर इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है तो मटेरियल सिर्फ और सिर्फ क्या है? इलास्टिक है, और साथ ही क्या है? ब्रिटल है। साथ ही क्या है? ब्रिटल है, क्योंकि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है। अगर इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है इस ग्राफ में तो ये क्या कहलाता है? मेरा डक्टाइल। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ 5% को याद रखिएगा, दिस इज द रियल केस कंडीशन, कि हम 5% को भी मान लेते हैं कि वो हमारा ब्रिटल मटेरियल है, जबकि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है। बट फिर भी हम थोड़ा बहुत मान के चलते हैं इन चीजों को, तो कभी कभी आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली 5% की बात भी पूछ ली जाती है। इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ब्रिटलनेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कहां से हम डक्टाइल मानते हैं, कहां से हम ब्रिटल मानते हैं। तो ब्रिटल और डक्टाइल हम कहां तक मानते हैं? 5% के बेसिस पर परमानेंट डिफॉर्मेशन में। क्लियर? तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी कॉन्सेप्ट, साथ ही डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बात यहां तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमने बात की थी इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी से रिलेटेड स्ट्रेस एंड कर्व में चीजों को, ठीक है। फिर हमने बात की है यहाँ पर डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस की, तो डक्टिलिटी ब्रिटलनेस भी उम्मीद है समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैलिएबिलिटी एंड हार्डनेस की, ठीक है। तो अगर मैलिएबिलिटी की बात की जाए तो ध्यान से समझिएगा, जो हमने बातें की थी प्लास्टिसिटी की। प्लास्टिसिटी क्या है? अपने आप को परमानेंट, अपने आप को रिगेन ना करने की कैपेसिटी, मतलब जिस पोजीशन में वो पहुंच चुकी है वो वहीं पर रहना चाहती है, वहीं पर सोना चाहती है, समझ रहे हो ना। मतलब अपने आप को रेस्ट अवस्था में रखना चाहती है, क्योंकि वो स्टेबल हो चुकी है उसी अरेंजमेंट के हिसाब से बॉडी के मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो क्या होना चाह रहा है कि यहां पर इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ड्यू टू विच ए पीस ऑफ मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए थिन शीट बाय प्रेसिंग इट। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्लास्टिसिटी तो पहले भी थी ना, डक्टिलिटी में भी तो प्लास्टिसिटी होनी चाहिए ना। अगर डक्टाइल है मटेरियल सिर्फ और सिर्फ, तो उसका मीनिंग क्या है कि उसमें प्लास्टिसिटी है, तभी तो वो डक्टाइल है, तभी तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में गया है। तो अब क्या था? डक्टिलिटी का एक मेन फंक्शन था, कि उस पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे? वायर फॉर्मेशन लाने के लिए क्या कर रहे थे? टेंशन टेस्ट कर रहे थे। बट अगर मैं मटेरियल में टेंशन टेस्ट ना करूं तो, और डिफॉर्मेशन में लेके आ जाऊं, वो भी परमानेंट, मतलब अगर उस पर से फोर्स हटा दूं तब भी वो डिफॉर्मेशन में रहे, तो इस कंडीशन वाला जो हमारा फिगर होता है, दैट इज दिस टाइप ऑफ फिगर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ कंडीशन। देखिएगा यहां पर मान लीजिए आपके पास एक ये शीट, ये आपके पास एक स्लैब टाइप का है, उसको आप क्या कर रहे हो? ऊपर से फोर्स लगा रहे हो या प्रेसिंग कर रहे हो, ऐसे ही नीचे से एक फोर्स लगा रहे हो इस वाले लेवल पर, ठीक है। ऐसे है ये 3D में, तो नीचे से भी फोर्स लगा रहे हो, ऊपर की तरफ से फोर्स लगा रहे हो, मतलब कंप्रेस करना चाह रहे हो उसे। अगर आप उसको कंप्रेस करना चाह रहे हो तो जरा सोचिएगा होगा क्या इसमें। अगर उसे आप कंप्रेस करना चाह रहे हो तो ये चीज किस में कन्वर्ट होगी? ये चीज अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ये चीज फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखने पर ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे ऐसे, है ना, तो ये चीज कैसी दिखने वाली होगी? अब ऐसी एनलार्ज हो जाएगी या नहीं, ठीक है। तो ये एनलार्ज व्यू में यहां पर दिखाऊं थोड़ा सा, इसको समझिएगा, ये क्या हो जाएगी? एनलार्ज, ठीक है। ये चीज कैसी हो चुकी होगी? एनलार्ज, ठीक। तो ये हमारी थिकनेस में क्या हो चुकी होगी? कम। ये हमारी थिकनेस में कम हो चुकी होगी, जबकि इसकी विड्थ बढ़ चुकी होगी। तो थिकनेस तो कम हो गई और विड्थ क्या हो गई? इंक्रीज, ठीक है। तो एक चीज क्या दिख रही है यहां पर? कंप्रेशन एक साइड से हो रहा है, जबकि एक्सटेंशन
ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एक साइड से, एक्सटेंशन दो साइड से। तो जो हमारे पास मैलेबिलिटी होती है मटेरियल की, वो प्रॉपर्टी, मटेरियल की, अब समझिएगा इस वर्डिंग को, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन में जाता है। और परमानेंट डिफॉर्मेशन कौन सा वाला? थिन सीट लाइक स्ट्रक्चर, सीट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। मतलब अगर कंप्रेस करें और फोर्स को हटा दें तब भी मटेरियल किस में होना चाहिए? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में, थिन सीट लाइक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। मतलब वो अपने आप को रिगेन ना करे। अगर ऐसे रिगेन कर लेता, मैलिबिलिटी अगर मटेरियल में ना होती, तो आप कभी भी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाते कंप्रेशन सेंस में। बात समझ में आ रही है? तो मैलिबिलिटी एक वो प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से मटेरियल अपने आप को क्या करता है? थिन सीट में अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल समझता है, क्योंकि उसके जो रीअरेंजमेंट होते हैं, जो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो चेंजेस होते हैं, वो इस तरह से स्टेबल हो चुके होते हैं कि वो अपने आप को फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर लेके आना नहीं चाहते हैं। वो अपने आप को उसी पोजीशन में स्टेबल मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो मैलिबिलिटी है वो हमेशा याद रखिएगा, मैलिबिलिटी इज रिलेटेड विद द टर्म ऑफ द थिन सीट, is related with the term of the thin sheet shape, या फिर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, या फिर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये एक दो टर्म इस तरह की हैं जो कि आपको डायरेक्टली उस डेफिनेशन में देखने को मिल जाएंगी आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक मैलिबिलिटी भी समझ में आ गई। मैलिबिलिटी भी क्या है? प्लास्टिसिटी ही है, कि प्लास्टिसिटी उस मटेरियल में होने वाली है, और उस प्लास्टिसिटी के हिसाब से हमारे पास वो मैलिएबल मटेरियल है तो वो शीट स्ट्रक्चर में जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं सोम के हिसाब से मैलिबिलिटी की बात करूं तो सोम के हिसाब से मैलिबिलिटी या डक्टिलिटी का सिंपल सा तरीका है, आपको अगर देखना है तो इलास्टिक रीजन के अंदर मटेरियल का वायर फॉर्मेशन में जाना, इलास्टिक लिमिट के अंदर मटेरियल का वायर फॉर्मेशन में बिना अपने आप को तोड़े जाना, दैट इज द सिंपल डक्टिलिटी। ठीक है, एंड मटेरियल का मैलिएबल होना मतलब अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर अपने आप को कंप्रेस करना और थिन सीट के स्ट्रक्चर में जाना, दैट इज द सिंपल मैलिएबिलिटी। ठीक है, सोम के रेस्पेक्ट में। बट सोम की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, मतलब इनकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है, वो आपकी परमानेंट डिफॉर्मेशन से ली जाती है, जो एक्चुअल डेफिनेशन है। बात क्लियर है? आपको ये बेसिक समझ के चलना है, बेसिक समझ के चलना है। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैलिबिलिटी भी। अब चलते हैं हम हार्डनेस की तरफ। हार्डनेस इज ए सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस। हार्डनेस इज द सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस। अब जरा यहां से समझिएगा, सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ सरफेस की बात हो रही है। यहां पर क्या था? यहां पर मॉलिक्यूल्स के अंदर की बातें थी। अब एक बात बताइएगा, जब हमने यहां पर ये फिगर बनाया था, चाहे ब्रिटलनेस का हो, चाहे इलास्टिसिटी का हो, चाहे प्लास्टिसिटी का हो, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था आपके पास, ये वाला, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आपने इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी दिखा दी। मैलिबिलिटी कैसे दिखाओगे? मैलिबिलिटी दिखाओगे आप कंप्रेशन टेस्ट में। मैलिबिलिटी हम किस में दिखा सकते हैं? कंप्रेशन टेस्ट में। इन द सेंस कि अगर हमारे पास मैलिएबल मटेरियल ज्यादा है तो वो कंप्रेशन में अपने आप को जल्दी से नहीं तोड़ रहा है। अगर वो कंप्रेशन में अपने आप को जल्दी से नहीं तोड़ रहा है तो वो चीज हमारी क्या है? अच्छी मैलिएबल है, अच्छी मैलिएबल है। अगर टेंसाइल टेस्ट की तरह मैं कंप्रेशन टेस्ट की बात करूं तो कंप्रेशन टेस्ट में वो अपने आप को अगर अच्छे से झेल पा रहा है तो वो हमारे लिए मैलिएबल अच्छा है। मतलब वो अपने आप को कंप्रेशन में नहीं तोड़ रहा, तो वो शीट फॉर्मेशन में अपने आप को लेके जाने की कोशिश कर रहा है, और वहां पर हमारा जो इफेक्ट है वो भी हमें दिख रहा है। पॉइजन्स रेशो के हिसाब से हम उन चीजों को देखते हैं, और पॉइजन्स रेशो के हिसाब से हम एक्सटेंशन इन द लेटरल डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम, क्योंकि ये इंटरनल चीजें, ये सारी की सारी कैसे हैं मेरे? इंटरनल थिंग्स। तो इंटरनल थिंग्स को आप स्ट्रेस स्ट्रेन पर दिखा सकते हो ना, इंटरनल थिंग्स को आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किसका है? इंटरनल का ही तो है ना भाई। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ही तो है ना, ये मैंने पहले ही समझाया हुआ था। स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बता सकते हैं बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उनके लिए हमारी ये 5 प्रॉपर्टी थी। बट अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो हार्डनेस आप स्ट्रेस स्ट्रेन फिगर पर नहीं दिखा सकते हो। हार्डनेस आप स्ट्रेस स्ट्रेन फिगर पर नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि हार्डनेस क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस, सरफेस के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है हमारी हार्डनेस। जबकि जो स्ट्रेस है वो इंटरनल मॉलिक्यूल्स, मटेरियल के अंदर, क्रॉस सेक्शन काटोगे अंदर के जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी है स्ट्रेस, मतलब उनसे रिलेट करती है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस इज नॉट द प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी। आगे बात करूंगा उसके बारे में भी। ठीक है, तो हार्डनेस इज द स्केच
इंडेंटेशन, एब्रेजन एटसेट्रा, इट इज ए सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, इट इज सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। जनरली आप सोचिएगा, जैसे कि आपके हाथ में, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं, आपके हाथ में एक है मड ब्लॉक। मड ब्लॉक मतलब एक छोटा सा मिट्टी को आपने क्या किया है, पानी डाला हुआ है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा लिक्विफाइड नहीं कर रखा है, आपने उसे थोड़ा सा मड की टाइप से रख रखा है एक हाथ में, ठीक है, सुखाना नहीं है उसे, थोड़ा सा आपको वेट पोजिशन में रखना है अपने माइंड में। दूसरे हाथ में लेके चलो टाइल, ठीक है, टाइल जो घर में लगाई हुई है आपने पैरों के नीचे, उसको एक हाथ में लेके चलो। अब क्या करो, आप स्क्रैचेस करो, नेल से ही, अपनी फिंगर के नेल से मड के ऊपर स्क्रैच करो। इजीली स्क्रैच हो रहा है ना, इजीली स्क्रैच हो रहा है। जबकि टाइल के ऊपर स्क्रैच करो, नहीं होगा ना, जब चाकू वगैरह से स्क्रैच करोगे तब जाके होगा। इसका मतलब टाइल की क्या है, हार्डनेस अच्छी है, सरफेस प्रॉपर्टी टाइल की क्या है, अच्छी है, ठीक है। बट ये फिक्स नहीं है कि जिसकी हार्डनेस अच्छी उसकी टफनेस भी अच्छी हो। तो इसलिए उम्मीद है आप यहां से अभी सरफेस के बारे में सोच रहे हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स अगर मैं बात करूं तो जो सरफेस है, जो सरफेस पर हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी अपने आप में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, वो हमारी क्या कहला रही है, हार्डनेस। जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ उनकी आपस में अपनी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, वो है हमारी हार्डनेस। अगर ये बॉन्डिंग हम नॉर्मली एक नेल से ही तोड़ देते हैं तो वो हमारी क्या है, हार्डनेस। अच्छा मटेरियल हार्ड नहीं है, ठीक है। तो हार्डनेस बेसिकली क्या होती है, हमारी सरफेस की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हार्डनेस अगर मैं यहां पर सिंपल सी बात करूं तो हार्डनेस हमारे क्या है, स्क्रैचेस जो हम कर रहे हैं, इंडेंटेशन जो हम उस पर इंडेंट कर रहे हैं, एब्रेशन जो उस पर रगड़ हो रहा है, तो वो सारी चीजें हमारी क्या है, हार्डनेस को दिखाती हैं अगर अच्छी है प्रॉपर्टी तो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एग्जाम में सीधे टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, हमारे पास जो ब्रिनल हार्डनेस है और रॉकवेल टेस्ट है, रॉकवेल हार्डनेस है, विकर हार्डनेस है एंड नूप हार्डनेस है। ये हमारे सिंपली टेस्ट होते हैं। टेस्ट कौन से टेस्ट, ये होते हैं हमारे हार्डनेस टेस्ट। तो इन हार्डनेस टेस्ट के ऊपर कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसी चीज को मैं बता रहा हूं। ब्रिनल हार्डनेस नंबर से क्वेश्चन आ जाता है, BHN से, ठीक है। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है आपको, मशीन वगैरह नहीं दिखाने वाला, क्योंकि इतना डेप्थ की जरूरत आपको नहीं है। सीधा BHN याद रखिएगा। BHN नंबर, ब्रिनल हार्डनेस नंबर, इक्वल टू होता है 2p अपॉन पाई d ब्रैकेट d माइनस अंडर रूट d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास BHN होता है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इसके थोड़े से एक्सपेरिमेंट से रिलेट करते हुए बस वर्डिंग में पूछ लिए जाते हैं, तो उसको थोड़ा समझिएगा कि अगर मेरे पास एक BHN या ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, तो टेस्टिंग मशीन में क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल सोचो। कंचे होते हैं ना, कंचे को हाथ में लो, जो मैंने मड ब्लॉक की बात की थी आपके माइंड में अभी भी है ना, उसे सुखाना मत, अभी कंचा पकड़ो, ठीक है, और उसको क्या करो, इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से स्ट्राइक करो। जब आप उस पर स्ट्राइक करोगे तो आपको मड ब्लॉक के ऊपर क्या दिखेगा, भाई सिंपल सी बात है, मड ब्लॉक के ऊपर क्या दिखेगा आपको, ये मड ब्लॉक के ऊपर क्या दिखेगा, एक इस तरह का स्फीयर बनता हुआ, ठीक है, एक इस तरह का हेमिस्फीयर टाइप का कुछ बनता हुआ। ये जो इंडेंटेशन आया, ये उस पर्टिकुलर छोटी सी पर्टिकुलर गोली है आपके पास, उससे जो इंडेंटेशन आ रहा है, इंडेंटेशन, वही इंडेंटेशन यहां पर क्या है, हमारी हार्डनेस को दिखा रहा है इस मटेरियल की। कि अगर ये मटेरियल बहुत ज्यादा हार्ड होता, जैसे कि टाइल है, टाइल के ऊपर जरा वो स्फेरिकल बॉल को जरा देके मारो, क्या होगा, वहां पर क्या इंडेंटेशन आएगा, कुछ नहीं। जबकि उस मड ब्लॉक के ऊपर इंडेंटेशन तुरंत आएगा उस पर्टिकुलर छोटी सी स्फेरिकल बॉल से। तो यहां पर जो आपके पास ये जो चीज दिख रही है, उसी की स्टडी हम कैसे करते हैं, मटेरियल के ऊपर। मटेरियल के ऊपर हम क्या करते हैं, एक ये इस तरह का स्पेसिमेन होता है, इसमें हमारे पास एक इंडेंटर लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है, इंडेंटर। और इंडेंटर की शेप हमारी अपने ऊपर डिपेंड करती है, इस टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी आप टेस्ट लेकर चल रहे हो उस पर शेप डिपेंड करती है। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में इंडेंटर की शेप याद रखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में इंडेंटर की शेप होती है स्फेरिकल। ब्रिनल हार्डनेस नंबर में इंडेंटर होता है स्फेरिकल। तो स्फेरिकल बॉल एक किसकी होती है, हार्ड स्टील की। हार्ड स्टील की स्फेरिकल बॉल होती है। वही हार्ड स्टील की स्फेरिकल बॉल किस पर देके इस पर इंपैक्ट करती है, सीधी वो इंपैक्ट करती है, इंडेंट करती है एक स्पेसिमेन पर। जो भी मटेरियल के आपको स्पेसिमेन चाहिए, मतलब आप चाहे तो स्टील का ही ले सकते हो स्पेसिमेन, चाहे एल्यूमिनियम का, जिसका भी आपको लेना है, उस पर क्या करोगे, इस इंडेंटर को सीधा देखिए, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इसमें एक शेप आएगी। कैसी शेप आ रही है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। ये शेप हमारी इसी तरह की है जैसे यहाँ पर मड ब्लॉक के ऊपर आई थी। तो ये जो शेप होती है, इसमें जो ये पर्टिकुलर फिगर बन रहा है ऐसे, तो इस वाले फिगर के जो डी होता है, स्मॉल डी इसे बोलते हैं, और कैपिटल डी होता है ये वाला।
कैपिटल डी होता है इंडेंटर का डायमीटर, जबकि स्मॉल डी होता है इंडेंटेशन का डायमीटर। इसे बोलते हैं हम इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन जो कि इंडेंट हुआ है उस मटेरियल के ऊपर जो हमारे पास स्पेसिमेन था। उम्मीद है यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी आपको। वन बाय वर्ड अगर गए होंगे तो बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक होता है रोकवेल हार्डनेस। रोकवेल हार्डनेस टेस्ट में अब आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, बर्नल हार्डनेस से तो मैंने पूरा सेटअप समझा दिया है। रोकवेल में भी वही मशीन यूज करनी है, इंडेंटर यूज कर लेना है, स्पेसिमेन यूज कर लेना है। अब इंडेंटर में जो चीज है वो हमारी इसमें चेंज होती है। इसमें होता है कोनिकल इंडेंटर, रोकवेल में होता है कोनिकल इंडेंटर, ऐसे। ठीक है, समझिएगा इसमें क्या है, कोनिकल इंडेंटर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं विकर हार्डनेस की, तो विकर हार्डनेस का जो इंडेंटर है उसका फिगर बनाइएगा। उसका फिगर होता है ऐसे, पिरामिड टाइप से। पिरामिड होते हैं ना, पिरामिड, उस टाइप से, पिरामिडल टाइप से, पिरामिडल शेप इंडेंटर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये, पिरामिडल टाइप शेप इंडेंटर। ठीक है, और अगर मैं नूप शेप की बात करूं तो नूप शेप में कुछ इस तरह का इंडेंटर यूज किया जाता है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, बस समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। कुछ घर टाइप का इंडेंटर। ठीक है, छोड़ा, ये वाली चीज यहां से ऐसे जा रही है। अगर मैं इसे सामने से बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर मैं इसे सामने से बनाऊं तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसे टेपर, फिर ऐसे। ठीक है, अब शायद थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, ये चीज आपकी इस तरह से जाती है। ठीक है, ये नीचे से, ये नीचे वाला पार्ट जो था, यही चीज मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है। यहाँ पर मेरा ट्राइंगल शेप है, एक जैसे होता है ना हट टाइप से, उस टाइप का यहाँ पर ये इंडेंटर होता है। ठीक है, ये है हमारा नूप हार्डनेस टेस्ट इंडेंटर। ठीक है, हो सकता है आपसे इंडेंटर्स के बारे में बात की जाए, जनरली नूप के बारे में नहीं पूछेंगे वो, या तो वो रोकवेल से रखेंगे या फिर जनरली BHN यानी कि बर्नल हार्डनेस से आपसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं हमारे एग्जाम्स में, वेरियस एग्जाम्स में। ठीक है, तो हमने यहां तक बात की है हार्डनेस की, हमने यहां तक बात की है अपने हार्डनेस की। ठीक है, मैलेबिलिटी के बाद हमने बात की थी यहाँ पर डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी एंड हार्डनेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट में बात करने वाले हैं हम यहां से रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, स्ट्रेंथ, फटीग एंड क्रीप। फर्दर इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे। नेक्स्ट हम उसके बाद देखेंगे इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर और हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके।